पेशकश में चीन में कोरोना वायरस की नई लहर से मचे हाहाकार के बीच भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आई है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोरोना एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही जनतंत्र टीवी पर। पहला रुख हम कर लेते हैं डॉक्टर समीर, आपका किस तरह से देखें इस नई वेव को या इस सब वेरिएंट को, क्योंकि कहा जा रहा है कि BF.7 खतरनाक है, एक साथ 16 लोगों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन वहीं ये भी कहा जा रहा है दूसरी ओर कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वेव आएगी और जाएगी, इतना ज्यादा संक्रामक नहीं होगी। क्या मान सकते हैं हम इसको देखते हुए? देखिए, इसमें भी हमें समझना ये जरूरी है कि भारत का कंपैरिजन अभी फिलहाल चाइना से हम नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में जिस तरह से वैक्सीनेशन हुआ है, भारत में जिस तरह से हाइब्रिड इम्यूनिटी हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा BF.7 वेरिएंट की भी बात करें तो ये वेरिएंट भारत में पहले भी डिटेक्ट हो चुका है। ओमिक्रॉन से अगर हम बात करें तो 2022 की शुरुआत के अंदर हमारे पास काफी केसेस बढ़े थे। हाँ। उस समय जिस तरह का डेटा था हमारे पास, उसमें हमने देखा था कि लोगों में संक्रमण काफी फैला है, बट हॉस्पिटलाइजेशन और मृत्यु दर उस तरह से नहीं बढ़ी थी। और अभी जिस तरह से चाइना के जितने भी वेरिएंट देखे जा रहे हैं वो ओमिक्रॉन के ही सब लीनिएज जिस हैं, तो वहां पर केसेस बढ़ने का कारण स्पेसिफिकली ओमिक्रॉन ड्रिवन है। और ओमिक्रॉन जैसे ऑलरेडी ओमिक्रॉन से यहाँ पे भारत में हम लोगों को काफी इम्यूनिटी मिली हुई है। मैं समझता हूँ स्पाइक जरूर आएगा, पर वेव आना मुश्किल है। स्पाइक मतलब केस थोड़े बढ़े फिर कम हुए, पर वेव का मतलब होता है कि आपके अचानक से बहुत ज्यादा केसेस बढ़ना। तो उस तरह की स्थिति मुझे लगता है भारत के अंदर नहीं आएगी। पर फिर भी हम जैसा बात कर ही रहे हैं, अभी हमने बूस्टर डोज पे और अधिक ध्यान देना शुरू किया है। कोमॉर्बिड लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। और जिस तरह से भारत सरकार भी बार बार प्रिवेंशन की बात इसलिए कर रही है क्योंकि अभी जैसे न्यू ईयर का समय आने वाला है और उस समय गैदरिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम किसी भी तरह के सुपर स्प्रेडिंग इवेंट को किस तरह से रोक सके वो हमें रोकना जरूरी होगा। और जैसा कि ऑलरेडी सरकार की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनकी सैंपलिंग होना शुरू हो गया है, रैंडम टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ा दी गई है। तो जिस तरह से सरकार के स्तर पे जो प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए वो लिए गए हैं, पर अभी मुझे लगता है व्यक्तिगत स्तर पर और प्रिवेंटिव स्टेप लेने की जरूरत है। डॉक्टर समीर, आपके पास आना चाहूंगी। वैक्सीनेशन को लेकर हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि नीजल वैक्सीन काफी इफेक्टिव रहेगी। अगर हम टीकाकरण को लेकर बात करें, रफ्तार बढ़ाने की बात कही जा रही है। BF.7 को लेकर पहले हम बात कर लेते हैं कि कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये वेरिएंट, क्योंकि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट बताया जा रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है चिंताजनक विषय है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक साथ 16 लोग संक्रमित हो सकते हैं। देखिए, इसका संक्रमण काफी ज्यादा है। जैसा R0 वैल्यू हम देख भी रहे हैं, आमतौर पे जो R0 वैल्यू हम पहले देखते थे ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट थे उसमें 5 या 6, बट इसकी संक्रामक दर काफी ज्यादा है, जो कि मतलब 18 R0 वैल्यू है। तो अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान देना कि अगर हम ओवरऑल वैक्सीनेशन का, जैसे आपने पूछा है कि 28% के करीब ही हमारी बूस्टर वैक्सीनेशन हुई है, ये सबसे ज्यादा हमें जरूरी है बढ़ाना, क्योंकि अभी बीच में किस तरह से वैक्सीनेशन को लेके, बूस्टर को लेके आमतौर पर लोगों के अंदर कुछ तरह के अफवाहें और रूमर्स थे। तो उस पे हमें, जैसे शुरुआती तौर पे हम लोगों ने वैक्सीनेशन ड्राइव को काफी अधिक बढ़ाई थी, अवेयरनेस बढ़ाई थी, तो वैक्सीनेशन ड्राइव पे अभी काम करना जरूरी है ताकि लोग आगे आकर बूस्टर अपना जरूर ले लें। खास तौर पे हमारी जितनी वनरेबल पॉपुलेशन है, एटलीस्ट हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने तो फिर भी ले ली है बूस्टर डोज, बट अभी भी काफी सारे कोमॉर्बिड लोग ऐसे हैं, वनरेबल पॉपुलेशन ऐसी है। भारत के अंदर हम बात करें तो हमारी कैपिटल है हार्ट डिजीज की, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कोमॉर्बिड, तो उनको बिल्कुल बूस्टर लेने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास कोई और अल्टरनेट नहीं है इसका। हमारे पास और उस तरह के कोई बहुत अधिक साधन नहीं है, किसी तरह का कोई और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीन सबसे अच्छा बचाव है, तो एटलीस्ट बूस्टर अपना ले लें। नेजल वैक्सीन की अगर फिलहाल हम बात करें तो नेजल वैक्सीन सरकार ने, DCGI ने अप्रूवल उसको दे दिया है, पर मैं समझता हूँ उसको पूरी तरह से रोल आउट होने के लिए जनवरी एंड तक 1 महीना और लग जाएगा। तो तब तक हमें उसका वेट नहीं करना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी एलिजिबल हो चुके हैं, काफी लोग ऐसे हो गए हैं जिनको 9 मंथ से ज्यादा हो गया है, जबकि हम अगर अभी गाइडलाइंस की बात करें तो 6 मंथ के बाद आपको बूस्टर लेना जरूरी होता है। तो मैं समझता हूँ लोगों की ऑलरेडी ओवरड्यू हो चुकी है ये, तो फिलहाल आप अभी अपना बूस्टर जो है जरूर ले लें। और जिस तरह से सरकारी स्थानों पर बूस्टर ऑलरेडी हमारे 60+ कोमॉर्बिड लोग और सभी के लिए वो फ्री में उपलब्ध है, तो आई थिंक बूस्टर में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अभी भी स्पेसिफिकली लोगों को बार बार इस तरह से एडवाइजरी जा रही है। देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से गाइडलाइंस निकालेगी,
पर 3 साल से 2 साल से ऐसा देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि व्यक्तिगत स्तर पर अब हम लोगों की जिम्मेवारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। स्पेशली मॉल्स के अंदर आप जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं आप, एयरपोर्ट पे हैं आप, क्लोज क्राउडेड प्लेसेस पे है आप, यहाँ पर आपको मास्क लगाना बहुत अधिक जरूरी है। और मास्क को जैसे हम बता रहे हैं कि अब तो हमें एक एज अ हेल्दी हैबिट बना लेना जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी स्पेशली हम देख रहे हैं कि मास्क खाली आपको कोविड से ही नहीं और भी अन्य सांस संबंधित बीमारियों से प्रोटेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है अभी फिर से जैसे वैक्सीनेशन को लेके हमारा जो अवेयरनेस कैंपेन्स की वो कम हो गई है, उसको हमें फिर से बूस्ट करना जरूरी होगा, ताकि लोग आगे से आगे बढ़कर आके अपनी वैक्सीन जरूर लगा लें। क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको मैं बताऊंगा कि वैक्सीन आपको एटलीस्ट हॉस्पिटलाइजेशन से या इन चीजों से बचाएगी, बीमारी की गंभीरता से बचाएगी। मास्क हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो आपको संक्रमण से बचाएगा, तो आपको इन्फेक्शन को भी रोकना है और बीमारी की गंभीरता को भी रोकना है। तो हमें दोनों स्तर पे काम करना जरूरी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सरकारें अपनी तरफ से गाइडलाइंस बताएंगी, पर इंडिविजुअल लेवल पे अब हम लोगों को सतर्कता बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए डॉक्टर समीर। डॉक्टर समीर, अगर हम नेजल वैक्सीन के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करें, क्योंकि बूस्टर डोज हमने जाना, हमने साथ ही जो पुराने वैक्सीन थे उनके बारे में भी हम जान चुके हैं, लेकिन नेजल वैक्सीन किस तरह से काम करती है, कब इसको लेना चाहिए, कितना इफेक्ट रहता है, कंपेयर करना चाहें बूस्टर डोज और नेजल वैक्सीन को, तो क्या डिफरेंस रहते हैं? देखिए, फिलहाल नेजल वैक्सीन के बारे में बताऊं तो नेजल वैक्सीन अभी जिन्होंने बूस्टर ऑलरेडी अगर वो ले चुके हैं तो उनके लिए अभी तो नहीं, एज पर गाइडलाइंस उनको नहीं मिलेगी, पर जिन्होंने बूस्टर नहीं लिया तो इसको एज अ बूस्टर के तौर पे दिया जाएगा, चाहे आपने कोवैक्सीन लिए चाहे आपने कोविशील्ड लिए, क्योंकि 10% के करीब लोग हैं भारत के अंदर जिन्होंने कोवैक्सीन लिए और 90% के करीब लोगों ने कोविशील्ड लिए। तो दोनों ही नेजल वैक्सीन को ले सकते हैं एज अ बूस्टर की तरह। इसके अलावा जैसे 9% के करीब लोग हैं जिन्होंने कोई भी वैक्सीन नहीं ली है, तो वो इसकी प्राइमरी डोज भी ले सकते हैं, कि जैसे शुरुआती जो हमारी वैक्सीन की 2 डोज होती है उस तरह से इसको लिया जा सकता है। और जनवरी के एंड तक, और इसका रोल आउट का प्रोसेस सेम रहेगा जिस तरह से कोविन पे हम रजिस्टर्ड करते हैं, या आप साइट पर जाकर इसको ले सकते हैं। सरकारी स्थानों पर इसका रेट अभी जो बताया गया है अप्रोक्सीमेटली 350 के करीब, और प्राइवेट स्थानों पर इसका रेट जो है 800 के करीब होगा। फाइनल अभी हमारे पास इसकी गाइडलाइंस आ जाएगी। इसका जो बेनिफिट है अगर हम कंपेयर करें पुरानी वैक्सीन के अलावा, तो ये आपको, क्योंकि ये नेजल ड्रॉप की तरह इस्तेमाल की जाएगी, इसका ये लोकल लेवल पर आपको, म्यूकोजल लेवल पर आपको एंटी इम्यूनिटी देगी। तो इसमें माना जा रहा है कि ये हमें इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करेगी, ट्रांसमिशन को भी रोकेगी, कि जैसे हमें संक्रमण, अभी भी जो हम वैक्सीन लेते हैं वो आपको इम्यूनिटी देती है, बट संक्रमण आपको फिर भी हो सकता है, इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फिर भी हो सकता है। तो जितनी भी अभी इसकी स्टडीज आई हैं उसमें बताया गया है कि ये आपके संक्रमण को भी, ट्रांसमिशन को भी रोकेगी और वायरस के रेप्लिकेशन को भी, को बढ़ने से भी रोकेगी। तो ये इसके ऊपर अभी हमारे पास जो अपडेट्स हैं। बाकी फिलहाल जिस तरह से इसका रोल आउट हो जाएगा उसके बाद इसके ऊपर और फर्दर अपडेट्स आएंगे कि किस तरह से कितनी हमें इम्यूनिटी मिलेगी। पर ये इस तरह का प्लेटफॉर्म पहले भी वैक्सीन पे यूज किया गया है और काफी अच्छी और काफी सेफ वैक्सीन है। तो अगर जिन लोगों को नीडल का फोबिया रहता है उन लोगों के लिए भी काफी अच्छी रहेगी, और जो नहीं आ रहे हैं उसको बूस्टर को लेने के लिए। डॉक्टर समीर, आने वाले 40 दिन चिंताजनक बताए गए हैं कि हमें सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पहली वेव के बाद जब दूसरी वेव आई थी उसमें भी 35 से 40 दिन या 30 से 35 दिन का गैप रहा था। ऐसे में अगर हम बात करें इन 40 दिनों को लेकर, क्या कुछ हमें जानकारी मिल पाएगी? क्या वाकई में ये दिन खतरनाक होने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि जैसा हम देखते भी है, पिछला ट्रेंड भी देखे, और स्पेशली देखिए अभी तक की जानकारी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, जो भी म्यूटेंट है ओमिक्रॉन या उसके सब लीनिएजेस की, पर अभी काफी टाइम से हम लोगों की जो जीनोम सीक्वेंसिंग वो भी बंद हो गई थी। तो हम लोगों को अभी नई तरह की किस तरह की म्यूटेंट सर्कुलेट हो रहे हैं उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। और जीनोम सीक्वेंसिंग की भी फिलहाल जब हम बात करते हैं तो वो हमारे जो पॉजिटिव सैंपल्स होते हैं उनकी आगे फर्दर हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, पर अगर फिलहाल हम देखें तो टेस्टिंग उस तरह से नहीं हो पा रही है। अभी काफी टाइम से टेस्टिंग ट्रेंड चेंज हो गया। लोग अगर सिम्टोमेटिक भी होते हैं तो आमतौर पे जैसे भी दवाई खा के और उनके सिम्टम सेटल हो गए उसके बाद टेस्ट नहीं कराते। तो हम लोगों के पास अभी उतने पॉजिटिव सैंपल्स नहीं होते कि जिनके हम जीनोम सीक्वेंसिंग करके पता लगा सकें कि कोई नई तरह का म्यूटेंट तो नहीं आ रहा। तो जो बार बार सरकार अलर्ट कर रही है और भी सब एजेंसीज अलर्ट इस वजह से कर रही है कि
हम लोगों को ये जानना भी जरूरी होता है कि हम ओमिक्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं और कई तरह का नया म्यूटेंट तो नहीं आ रहा। और जैसे चाइना की भी बात करें, देखिए चाइना में ट्रांसमिशन काफी बढ़ गया है, संक्रमण काफी बढ़ गया है। तो जब संक्रमण बढ़ जाता है, ट्रांसमिशन बढ़ता है, तो उस टाइम नए तरह की म्यूटेंट आने के भी काफी चांसेस बने रहते हैं। और हम चाहे कितने भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कर लें, पर फिर भी जो है इसका ट्रांसमिशन को हम आसानी से नहीं रोक सकते। तो इस वजह से हम लोग जितना प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान देंगे, जितने प्रोएक्टिव स्टेप लेंगे, जिस तरह की गवर्नमेंट एडवाइजरी डायनामिक होती है, गवर्नमेंट की एडवाइजरी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, उनको हमें आगे फॉलो करना जरूरी है। और ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना जरूरी है कि अभी भी कोविड पूरी तरह से गया नहीं है। केसेस हमेशा बढ़ने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। वनरेबल पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना। और बाकी जिस तरह से सरकार बात कर रही है कि आगे केसेस बढ़ने के चांस, हाँ, अगले 2 हफ्ते हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें हम देखते हैं कि किस तरह का ट्रेंड जा रहा है। मतलब जनवरी के सेकेंड वीक तक हम लोगों को इसको ऑब्जर्व करना है कि हमारा आगे का ट्रेंड किस तरह से जाना है। तब तक हम लोगों को सतर्कता बरतने की बहुत अधिक जरूरत है। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी, चूंकि जब हम कोरोना के सब वेरिएंट को लेकर बात कर रहे हैं, बच्चों पर कितना असर रहने वाला है सब वेरिएंट का। BF.7 वेरिएंट जो है, आपने बताया कि आधी जगह बात हो रही है खतरनाक है, आधी जगह बताया जा रहा है कि खतरनाक नहीं है, लेकिन बच्चों पर इस बात का कितना असर रहने वाला है इस वेरिएंट का, वो आपसे जानेंगे। देखिए, इसमें अभी जो भी हम बात कर रहे हैं खतरनाक या नहीं, सब हम वेरिएंट की बात करें ओमिक्रॉन को, इसका अभी तक का जितना डाटा आया है, ये संक्रामक बहुत अधिक है। पर माइल्ड हम कहते हैं कि खतरनाक कम है, उन लोगों के लिए उतना ही खतरनाक है जो वनरेबल है, उनके लिए माइल्ड नहीं है। मतलब जिनको कोई ना कोई अन्य गंभीर बीमारियां, तो उनके लिए उनको वेरिएंट ये उतना ही अधिक परेशान करेगा। तो इस वजह से हम इसको माइल्ड उस तरह से नहीं कह रहे कि उनके लिए ये माइल्ड है। बच्चों के लिए जैसे आप बात कर रहे हैं कि ग्लोबली जितना भी डेटा देखा है, बच्चों के अंदर उतना ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं आया है। बट फिर भी यहाँ पर मैं एक बात हमेशा कहना चाहूंगा कि बच्चों से भी ट्रांसमिशन बढ़ता ही बढ़ता है। बच्चे बड़ों को ट्रांसमिशन दे सकते हैं। बच्चों में संक्रमण अगर आता है किसी भी तरह से, तो वो घर में जो भी बुजुर्ग हैं, एल्डरली लोग हैं या और अन्य कोमॉर्बिड है, उनको ये संक्रमण फैला सकते हैं। तो इस वजह से हमें सावधानी सभी के लिए बरतनी है, हर एक एज ग्रुप के लिए, चाहे वो एल्डरली हो, चाहे बच्चे हों, सभी को ध्यान देना जरूरी है। और एक इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन वैसे ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, DCGI ने भी अप्रूव कर दी है, जो 5 साल से 12 साल तक के बच्चे भी हैं, बट उसके लिए अभी वो रोल आउट नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले टाइम के अंदर हमें बच्चों के लिए भी वैक्सीन रोल आउट कर देनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है वैक्सीन की सेफ्टी एंड एफिकेसी। तो मैं समझता हूँ अगर आगे बच्चों को भी हम इस वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल कर देंगे, जैसे हमने अपनी 12 से 14 साल के एज ग्रुप, 15 साल के एज ग्रुप तक को हमने वैक्सीनेट किया, तो आगे जो 5 से 12 साल के बच्चे हैं जिनके लिए ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है वैक्सीन को, तो वो भी हमें आई थिंक रोल आउट कर देनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर अजय, डॉक्टर समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण तथ्य जानकारी साझा करने के लिए।